हेलो ऑल स्टूडेंट्स। हमने सेकंड चैप्टर बिजनेस लॉ का स्टार्ट किया हुआ है। उसका कुछ पार्ट हमने कल किया था, बाकी पार्ट जो है हम अब करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसको अपने डेली के डेली बेसिस पे इसको तैयार करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शंस आएंगे, केसेस आएंगे। तो अगर आप याद कर लोगे अभी तो आपको पेपर में मुश्किल नहीं होगी। तो हमने कंसिडरेशन तक कल कर लिया था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट जो है सेक्शन 2E में डिफाइंड है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। कि जो प्रॉमिस करते हैं दो पार्टी एक दूसरे को, या ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या कहा जाता है? उन प्रॉमिसेस को अगर हम एक नाम दें तो उसे क्या कहा जाएगा? एग्रीमेंट। जैसे ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। बी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो ये ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें बेच दूँगा, बी ने क्या कहा? ठीक है, मैं ख़रीद लूँगा और तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूँगा। तो ये जो है इन दोनों पार्टीज़ के प्रॉमिसेस को हम क्या नाम देंगे? एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट है हमारा जो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस सेक्शन 2F में डिफाइंड है। promises which form consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises। कि वो promises जो कि consideration create करते हैं या consideration का कोई part create करते हैं। दो पार्टीज जो आपस में प्रॉमिस करती हैं एक दूसरे को, वो promises जो कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन का पार्ट है, तो उन्हें कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। जैसे कि ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 30 अगस्त को अपनी जो है गाड़ी डिलीवर कर दूंगा, तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और बी ने कहा कि मैं तुम्हें 30 अगस्त को पेमेंट कर दूंगा, जब गाड़ी डिलीवर होगी तो तुम्हें पेमेंट मिल जाएगी। तो ये जो दोनों के प्रोमिसेस एक दूसरे को दोनों ने किए, इन्हें कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट। तो सेक्शन 2G क्या कहता है वॉइड एग्रीमेंट के बारे में? कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पूरा करवाए। तो अब एक्ट्स जो बने हुए हैं वो इसलिए ही बने हुए हैं कि अगर कोई पार्टी उन एक्ट्स के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि आप कानून के द्वारा पूरे नहीं करा सकते, मान लिया किसी पार्टी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो आप कानून के कोर्ट में नहीं जा सकते उनको पूरा कराने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को कहा कि तुम जो है मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना। बी ने कहा हाँ जी मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन शादी वाले दिन बी नहीं आया। तो ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कि ए नहीं कह सकता कि तुम क्यों नहीं आए। अब इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल है कि ए ने बी को जो है एक वॉच गिफ्ट दी। अब बी ने जब वो वॉच देखी, यूज़ करी, तो वो वॉच ख़राब थी। तो यहाँ पे बी कोर्ट में नहीं जा सकता कि वो कहे कि ए ने जो है मुझे ख़राब घड़ी गिफ्ट में दे दी। तो ये ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, जिनमें कंसिडरेशन नहीं होता। लेकिन अगर जैसे इसी एग्ज़ाम्पल में ए बी को घड़ी सेल करता और कहता कि घड़ी सही है, और बी उसको पेमेंट करता 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये,
फिर वो घड़ी ख़राब निकलती तो बी कोर्ट में जा सकता है। तो ये जो एग्रीमेंट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। तो वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? एग्रीमेंट्स नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जहाँ पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते उस एग्रीमेंट को पूरा कराने के लिए। देन है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 2H में डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स्ड होता है, यानी कि आप कानून की हेल्प ले सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो अगर कोई पार्टी आपके अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती। जैसे कि ए ने बी को जो है अपना घर सेल किया, लेकिन घर की ऑनरशिप में कुछ प्रॉब्लम थी, तो बी यहाँ कोर्ट में जा सकता है उस एग्रीमेंट को पूरा कराने के लिए। तो एग्रीमेंट जो आप लॉ की हेल्प से, अगर कोई पार्टी पूरा नहीं करती है तो लॉ की हेल्प से उसे पूरा करा सकते हो, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देन नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I में डिफाइंड है। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो एक पार्टी के ही कहने पर कोर्ट उस एग्रीमेंट को क्या करेगा? पूरा करा सकता है, दूसरी पार्टी के कहने पर नहीं। वैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो दोनों पार्टीज़ का ही पूरा राइट होता है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए, पूरा कराने के लिए अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें एक ही पार्टी के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा किया जाएगा। तो जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है कि ए ने बी को जो है अपनी कोई जैसे कि यहाँ बुक में ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि ए ने बी को अपना एक घोड़ा सेल किया, ये कहते हुए कि ये घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन जब बी ने देखा उसने जब यूज़ करना शुरू किया, जब उसको देखा तो वो घोड़ा स्वस्थ नहीं था। तो यहाँ पे बी जो है एग्रीव्ड पार्टी है। ए ने बी को अपना घोड़ा बेचा ये कहकर कि ये घोड़ा स्वस्थ है, बी ने उसके पैसे भी दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि घोड़ा स्वस्थ नहीं है, वो तो बीमार है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, घोड़ा वापस कर सकता है, अपने पैसे ले सकता है, चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करा सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक ही पार्टी के कहने पर एनफोर्सिएबल होगा, दूसरी पार्टी जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है जैसे यहाँ पे ए है उसके कहने पर ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2J में डिफाइंड है। ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सिएबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेज टू बी एनफोर्सिएबल। कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब कोर्ट के द्वारा पूरा नहीं कराया जा सकता तब वो वॉइड बन जाता है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वॉइड नहीं था लेकिन बाद में वॉइड हो गया जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। जैसे कि ए ने बी से कहा कि मैं यानी कि ए अपनी लड़की की शादी बी से कराएगा, तो ये हो गया, दोनों में आपस में बात हो गई। लेकिन शादी से पहले ही एक ही लड़की की डेथ हो गई, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था। जब शादी की बात हुई तब एक ही लड़की जीवित थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो गया? कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही, यानी कि शादी होने से पहले ही एक ही जो लड़की है उसकी डेथ हो गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइड। तो एक कॉन्ट्रैक्ट
which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। तो जब ये लॉ के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता तब ये क्या बन जाता है, void बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है? ए पर्सन हु फाइल्स ए सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अनदर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पर्सन कोर्ट में केस करता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं किया दूसरी पार्टी ने, तो वो पर्सन जो कोर्ट में केस करेगा दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, वो प्लेंटिफ होगा। और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है वो क्या होगा? डिफेंडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने कहा बी को कि भाई मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा 2 लाख रुपए में। बी ने कहा मैं ख़रीद लूँगा। ए ने गाड़ी भेज दी लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए, तो ए कोर्ट में जा सकता है। ए प्लेंटिफ जो कि केस कर रहा है कोर्ट में, और बी क्या है? डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस किया जा रहा है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर था। ये कुछ बेसिक टर्म थी, ये आपने सबने ध्यान से पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है, और डेफिनेशन याद करनी है, विद सेक्शंस याद करनी है। तो ओके स्टूडेंट्स,